हाँ जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपन लेक्चर नंबर 3। क्या पढ़ चुके हैं अब तक? हमने स्टार्ट कर लिया था डिफरेंशिएशन, ठीक है। और डिफरेंशिएशन के बाद अब हम पढ़ना चाह रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन की। बेसिक मैथ्स जो फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे डिफरेंशिएशंस का, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी पहली एप्लीकेशन, वो है स्लोप ऑफ अ कर्व। किसी पॉइंट का अगर स्लोप निकालना पड़े तो उसके लिए हमें कैसे डिफरेंशिएशन का यूज करना है। देखिए, दो शब्द अगर हम देखें तो अब वो हमारे पास होते हैं। एक तो होता है सिंपल एवरेज स्लोप ऑफ अ कर्व और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ कर्व। देखिए, अगर मैं आपसे नॉर्मली बात करूं तो हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है, याद करिए लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है और उसके 2 पॉइंट हमें पता हो तो उसका स्लोप निकालने का तरीका क्या था। स्लोप का मतलब याद करो, स्लोप का मतलब मैंने बताया था tan थीटा, और वो कितना निकल के आया था बेटा? वो निकल के आया था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। क्या निकल के आया था? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर अपन ने इसको और इलेबोरेट करके लिख देते y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये था एक स्ट्रेट लाइन के लिए अगर हमें 2 पॉइंट पता हो स्लोप निकालने का तरीका। अब मान लो कोई कर्व हो हमारे पास, जैसे लेट सपोज ये कोई कर्व है हमारे पास इस तरीके से। इस कर्व में मान लीजिए मुझे इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक मैं गया, ये x1 था, ये x2 था, करस्पॉन्डिंगली ये y1 रहा होगा और ये y2 हो गया। मुझे x1 से x2 में एवरेज रेट निकालनी है। भाई स्लोप का मतलब है एवरेज रेट। अगर मुझे निकालनी होती, मैं निकालना चाहता हूं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब मुझे क्या निकालना है? एवरेज का मतलब मैंने आपको सिखाया वो होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों से पास होने वाली एक ऐसी लाइन बनाऊंगा। ये इस लाइन का बेसिकली मुझे क्या निकालना होगा? डेल्टा y बाय डेल्टा x। और इस लाइन में अगर दोबारा मैं थीटा देखूं तो ये क्या मिलेगा? डेल्टा y, और ये क्या मिलेगा? डेल्टा x। तो ये क्या हुआ? बेसिकली स्लोप ऑफ ए सेकेंड। इसे क्या बोलते हैं बेसिकली बेटा गणित के अंदर? सीकेंट या सेकेंड बोलते हैं। जब कोई भी एक कर्व पर कोई एक लाइन 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करे तो दैट इज अ सेकेंड लाइन। लेकिन अगर कोई भी एक कर्व पर कोई भी लाइन एक पॉइंट पर टच करे तो दैट इज अ टेंजेंट लाइन। मतलब अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर कहें पॉइंट ऑफ टचिंग केवल एक बने दैट इज टेंजेंट, और अगर 2 डिफरेंट पॉइंट बने दैट इज सेकेंड। तो ये सेकेंड होती है और ये टेंजेंट होती है। तो जब एवरेज रेट निकालते हैं तो क्या बना दिया अपन ने इसको कि यहां से यहां तक अगर एवरेज रेट निकालनी हो तो सेकेंड का स्लोप निकाल दो। क्या निकाल दो बच्चों? सेकेंड का स्लोप निकाल दो। अब जरा सोचिए कि अगर मैं बोलूं कि ये वाला पॉइंट बहुत पास आता जाए, मैं इस x2 को बहुत पास लेके आऊं, तो सोचो अगर x2 यहां पर आ गया होगा तो ये लाइन कुछ कैसे बनानी पड़ती मुझे? देखिए, ये लाइन थोड़ी सी सेकेंड वाली लाइन कुछ इस प्रकार से बनती, ठीक है। मैं इसे और पास लेके आ जाता हूं। मैं मान रहा हूं कि x2 और पास आ गया। जैसे जैसे x2 और पास आता तो ये सेकेंड लाइन ऐसी बनती। तो आप समझ पा रहे हैं, जितना x पास आएगा ये लाइन उतना टेंजेंट जैसा बनेगा। जितना भी ये x पास आता जाएगा ये सेकेंड टेंजेंट जैसा बनने लगेगा। तो यहीं से हमने क्या निकाला कि अगर किसी एक पॉइंट की बात करता, एट अ पॉइंट बात करता तो हम क्या निकालते? हम टेंजेंट निकालते। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलता कि मुझे इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो बेसिकली मैं क्या करता? इसके जस्ट आगे वाला पॉइंट, बिल्कुल आगे वाले पॉइंट जैसा एक लाइन बनाता तो ये लाइन बनती, और इस लाइन का ही मुझे क्या निकालना है? स्लोप। मतलब क्या निकालना है? tan थीटा। तो स्लोप बराबर tan थीटा, और वो डेल्टा होगा या इंस्टेंटेनियस होगा? इंस्टेंटेनियस होगा। इसलिए डेल्टा y बाय डेल्टा x की जगह अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना होता तो वो मेरे पास बनता dy बाय dx। मतलब क्या समझी मेरी बात को? अगर
एवरेज रेट होती है तो सेकेंड होता है, सेकेंड का स्लोप जो होता है वो एवरेज रेट देता है, और टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट देता है। सेकेंड का स्लोप क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंट, एक एवरेज चेंज है, और अगर वो एक इंस्टेंट पे आ जाएगा, एक पॉइंट देके अगर कोई आपसे कभी स्लोप पूछे तो एक्चुअली वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और वो होता है डी वाई बाय डी एक्स। तो जो कंक्लूजन है वो यही है बेटा। कंक्लूजन यहां से मैं निकालूं तो क्या निकल के आएगा, देखिए एवरेज स्लोप ऑफ कर्व, तो एवरेज स्लोप ऑफ कर्व तो ये मिलता है, ये दिस इज अ सेकेंड लाइन, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो एवरेज स्लोप ऑफ कर्व होगा, और वो क्या होता, टेन थीटा बराबर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ कर्व बोलता है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते, इस टेंजेंट का स्लोप लेते, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो भी टेन थीटा होगा, और वो मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स। दिस इज द कंक्लूजन कि स्लोप निकालने का मतलब ये है, किसी कर्व में किसी पॉइंट पर स्लोप निकालने का मतलब ये होता है कि उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट का एंगल ले लो टेन के साथ, मतलब टेन थीटा, और अगर इक्वेशन दे रखी होगी तो इक्वेशन का क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। भाई हमारे पास कर्व होगा तब तो हम एंगल ले पाएंगे, लेकिन हमारे पास कर्व नहीं है, कर्व की इक्वेशन है, तो हमें क्या करना होगा, उसे डिफरेंशिएट करना होगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। हाँ, जैसे ये स्लोप ऑफ ए कर्व, अब जैसे कुछ पॉइंट बना रखे मैंने आपके लिए, मान लीजिए ये एक पॉइंट P है, ठीक है, और ये एक पॉइंट मेरे पास Q है। इस P पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस जो एंगल है θ1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P क्या बनेगा, बेसिकली tan θ1। और अगर मैं Q पॉइंट पर देखूं तो Q पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये एंगल मान लीजिए हो गया θ2। अच्छा ये बात पता है, स्लोप में जो एंगल लेते हैं वो हमेशा कहां से लेते हैं बेटा, सेकेंड लेक्चर में बताया था मैंने, हमेशा देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से कट करे उसके राइट साइड से, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो दूसरा क्या बनेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q, और वो मिलेगा मेरे पास tan θ2, ठीक। स्लोप एट ए बी एंड सी, ए बी सी पे स्लोप बताइए कितना कितना होगा। तो देखिए ए पे अगर हम देखें तो ए पर ये जो स्लोप बनेगा वो ये वाला लाइन बनेगा, और अगर इसको ध्यान से देखें तो एंगल कहां से देखते हैं, क्या ये एंगल देखेंगे स्लोप के लिए, बताइए, नहीं, हमेशा एंगल कहां से होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला एंगल लेना है मुझे स्लोप के लिए। तो अगर स्लोप एट ए देखा जाए तो वो tan 60 डिग्री नहीं होगा, tan 60 डिग्री नहीं होगा, वो क्या होगा, वो होगा tan 120 डिग्री, नेगेटिव स्लोप होगा, और tan 180 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस tan 60, मतलब माइनस का √3। उसी प्रकार से सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट पर तो अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट का एंगल ही कितना दे रखा है, 45 डिग्री, तो सी पॉइंट पर तो स्लोप क्या मिल जाएगा, tan 45 डिग्री, दैट इज 1। तो ये बात आपको समझना है कि जो स्लोप के लिए मुझे किसी पॉइंट पर अगर स्लोप पूछेगा तो मुझे उस टेंजेंट का एंगल निकालना होता है, और एंगल हमेशा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि अगर हम देखें तो डी वाई बाय डी एक्स का मीनिंग है क्या, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, कि y के साथ x का चेंज। अब अगर हम सिंपल सी बात करें कि अगर हम आगे जा रहे हैं मतलब यहां से अगर हम लगातार वैल्यूज को आगे बढ़ा रहे हैं तो dx तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर dy भी पॉजिटिव है, मतलब y2 की वैल्यू y1 से ज्यादा है, मतलब क्या हुआ कि इफ dy इज पॉजिटिव, तो dy पॉजिटिव हो गया, मतलब dy बाय dx पूरा ही क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो जब भी
dy बाय dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो जो फंक्शन होगा वो होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। सर इंक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि x के साथ y की वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है। जैसे यहां पर देखिए आप, अगर आप यहां पर देखेंगे तो x बढ़ रहा है, ठीक है ना, यहां से देखिए x बढ़ रहा है और x के करस्पॉन्डिंगली y भी बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका dy बाई dx पॉजिटिव होना चाहिए। अब dy बाई dx कैसे देखते हैं? टेंजेंट से। आप कहीं भी इस पे किसी भी पॉइंट पर, लेट्स सपोज ए पे बी पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखिए, इस टेंजेंट का एंगल कैसा आ रहा है? एक्यूट। और याद करो ये हमने पढ़ा था कि अगर एंगल एक्यूट होता है, थीटा कैसा है? एक्यूट। अगर थीटा एक्यूट होता है तो जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है, और अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो बेटा फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अच्छा यहां पर देखिए x की वैल्यू आपको अपने आप दिख रहा है, x की वैल्यू लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो y की वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर चाहें तो आप तो हम स्लोप से ही देख सकते हैं, सीधी बात, कहीं भी जहां आपका मन करे वहां स्लोप खींचिए, यहां स्लोप खींचिए, यहां स्लोप खींचिए। ये स्लोप थीटा एक्यूट, ये स्लोप थीटा एक्यूट, मतलब यहां भी थीटा एक्यूट, और अगर थीटा एक्यूट तो स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग। हाँ दोनों में फर्क देखिए, फर्क है दोनों में। फर्क क्या है कि यहां पर अगर आप देखें तो एंगल क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है। एंगल बढ़ रहा है मतलब स्लोप की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। यहां पर अगर आप देखोगे तो एंगल घट रहा है। एंगल घट रहा है इसका मतलब स्लोप की वैल्यू घट रही है। क्यों? क्योंकि स्लोप होता है बेसिकली टेन थीटा। अब हम जानते हैं कि अगर थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा भी बढ़ेगा, और अगर टेन थीटा बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा। ये ध्यान रखिए, थीटा इंक्रीजेस तो टेन थीटा इंक्रीजेस, और टेन थीटा इंक्रीज होगा तो स्लोप भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आपको अपने आप ये चीज दिख रही होगी कि देखिए कि यहां से यहां थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो स्लोप क्या होगा? बढ़ेगा। यहां से यहां थीटा घट रहा है तो स्लोप घटेगा। अच्छा इसमें देखते हैं, इसमें कहीं पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, यहां पे टेंजेंट, ये भी एक्यूट, यहां भी टेंजेंट, ये भी एक्यूट, तो इस पर भी क्या है? डी वाई बाई डी एक्स तो पॉजिटिव ही है। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि इसमें तो लगातार एंगल चेंज हो रहा है, इसमें एंगल ही क्या है? कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका स्लोप बढ़ तो इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव तो है मगर कैसा है? कांस्टेंट है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन तो है लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y वो कांस्टेंट है। स्लोप कैसा है बेटा? इसका कांस्टेंट है। तो यहां से हम एक चीज और सीखे कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब बात करें डिक्रीजिंग फंक्शन, तो उसके लिए क्या कंडीशन बनाएंगे? सिंपल, कि अगर dy बाई dx लेस देन 0 बने, dy बाई dx क्या बने? लेस देन 0, तो फंक्शन कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। क्योंकि सोचिए dy बाई dx लेस कब होगा? dx तो पॉजिटिव ही है, आगे बढ़ रहा है। अगर dy नेगेटिव है, dy नेगेटिव कब होगा? जब y2 की वैल्यू y1 से क्या हो? छोटी हो। जैसे यहां पे देखें तो ये वाली वैल्यू है a और ये वाली वैल्यू है b, तो आप देखिए यहां पर जो y1 की वैल्यू है और यहां पर जो y2 की वैल्यू है, तो y2 की जो वैल्यू है वो छोटी है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि ये फंक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर हमें स्लोप से चेक करना हो तो मैंने आपको बताया किसी भी पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ करिए, मान लीजिए इस पर कर लो, इस पर कर लो, इस पर स्लोप कैसा आ रहा है? देखिए एंगल कैसा आ रहा है? अब ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज चला गया मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया टेन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू नेगेटिव होती है। यहां भी एंगल ऑब्ट्यूज है, यहां भी एंगल ऑब्ट्यूज है, तो यहां पर थीटा क्या है? थीटा यहां पर हो गया ऑब्ट्यूज। पीछे वाली स्लाइड में थीटा क्या था? एक्यूट, यहां ऑब्ट्यूज हो गया, तो इसका मतलब टेन थीटा क्या मिलेगा? नेगेटिव, तो स्लोप भी क्या मिलेगा बेटा जी? नेगेटिव मिलेगा। यहां पर अगर हम देखें ये a ये b, वापस अगर आप स्लोप ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट का स्लोप देखें तो दिख रहा है इसमें भी एंगल कैसा आ रहा है? ऑब्ट्यूज, थीटा वापस से ऑब्ट्यूज, तो टेन थीटा नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपको ये तो दिख रहा होगा कि थीटा हर जगह कांस्टेंट है लेकिन 90 से तो बड़ा है, तो यहां पर भी थीटा ऑब्ट्यूज है
टेन थीटा नेगेटिव है, मगर इसमें नई बात क्या है कि यहां पर जो स्लोप है बेटा वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर अगर हम देखें नेगेटिव है तो देखिए एंगल से अगर देखें तो देखिए जब भी स्लोप नेगेटिव होता है जनरली बात किसकी की जाती है, स्लोप के मैग्नीट्यूड की जाती है। अच्छा मैग्नीट्यूड की बात क्यों कर रहे हैं, देखिए मैं अगर आपको सिंबल से एक बात बताऊं तो मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं बोलूं कि -1 बड़ा है -2 से और -2 बड़ा है -3 से, क्या ये बात सही है? लेकिन अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड्स को देखूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बन गया, अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड्स को देखूं तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, इसका 1, इसका 2, इसका 3, तो 1 तो छोटा हो गया 2 से, मतलब इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां एक बात ध्यान रखना है कि जब नेगेटिव स्लोप होता है, जब नेगेटिव स्लोप होता है तो स्लोप और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप दोनों का ऑर्डर रिवर्स आएगा। देखिए ना बेटा, अगर मान लीजिए ये ऊपर वाला ऑर्डर स्लोप का है तो मैग्नीट्यूड जब आप लोगे तो इनइक्वलिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो ध्यान रहे हमारे फिजिक्स में 99% जो यूज होता है वो स्लोप के मैग्नीट्यूड का होता है। इसलिए आज से हम आदत डाल लेंगे कि हम स्लोप नहीं, बेसिकली हम स्लोप का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो बढ़ा है या घटा है। तो अगर स्लोप के मैग्नीट्यूड की बात करें वो बढ़ा या घटा तो उसके लिए सिंपल क्या किया करो, केवल कर्व को देखा करो। अगर कर्व हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जाएगा, मतलब अगर कर्व पर पेन रखो, ये पेन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ आए तो समझ लीजिए कि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ जाए तो मैग्नीट्यूड घट रहा है। मतलब क्या सर, अरे मैं एक नया आपको चीज बताना चाह रहा हूं, चर्चा ऑन मैग्नीट्यूड, कि हमेशा हमें ग्राफ्स के अंदर स्लोप के मैग्नीट्यूड को पढ़ना आना चाहिए कि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या घट रहा है। तो उसके लिए आप ट्रिक क्या याद रखिए, आप ट्रिक ये याद रखिए कि इसे मैं नाम दे रहा हूं पेन मेथड, कि आप उस कर्व के ऊपर पेन को चलाइए। अगर पेन की मूवमेंट, जो ये पेन को कर्व पे घुमाना है, अगर पेन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जाता हुआ लगे तो आप समझ लेना कि स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। और अगर पेन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो, अब इससे कोई लेना देना नहीं है कि पेन ऊपर है नीचे, जैसे कि मान लीजिए ये वर्टिकल है, वर्टिकल से कैसा हो जाए हॉरिजॉन्टल, या ऐसा वर्टिकल हो, वर्टिकल से क्या हो जाए हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल नीचे ऊपर से फर्क नहीं पड़ेगा, वर्टिकल से अगर हॉरिजॉन्टल जाएगा तो जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होगा। देखिए कैसे, ये दिखने में बहुत ही आसान लग रहा है और ये बहुत ही जबरदस्त मेथड है जो आपको कभी भी मैग्नीट्यूड के सवाल गलत होने नहीं देगा पूरी फिजिक्स में। देखिए मैं कोई भी क्वेश्चन बनाऊं, मान लो मैं आपसे कभी पूछता कि यार ये कर्व है, ये कर्व है और ये कर्व है, इन तीनों कर्व में एक चौथा कर्व और होता है, ठीक है ना, बेसिकली 4 कर्व ही होते हैं। अगर हम देखें इन कर्व की बात करें तो इन कर्व के अंदर मुझे निकालना है कि बताइए मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है। अच्छा बताते कैसे, हमेशा ऐसे, एरो मैंने एरो लगा दिया कि ऐसे ही ग्राफ आ रहा है तो बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। तो देखिए पेन रखना है यहां पर, पेन को कर्व पे चलाइए, तो देखिए यहां पे पेन क्या हो रहा है, पेन कुछ ऐसे है उससे ऐसा होता जा रहा है, मतलब पेन थोड़ा वर्टिकल होता जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होता जा रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। इसका आंसर आएगा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ध्यान रहे हर केस में हम निकाल क्या रहे हैं, स्लोप का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पर भी हम निकालना चाहते हैं स्लोप का मैग्नीट्यूड और यहां पर भी हम निकालना चाहते हैं स्लोप का मैग्नीट्यूड। बताइए यहां पर पेन चलाइए, पेन ऐसे से ऐसे हो गया, देखिए पेन को देखना है, कर्व को नहीं देखना। पेन यहां पर रख के देखिए तो कुछ ऐसा दिखेगा, फिर पेन यहां रख के देखिए तो पेन कुछ ऐसा दिख गया। तो पेन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से कैसा बना है, हॉरिजॉन्टल। देखो पेन किस तरफ मूव कर रहा है, वर्टिकल की तरफ, सॉरी हॉरिजॉन्टल की तरफ। तो पेन वर्टिकल से कहां जा रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटेगा। यहां पर देखिए पेन अब रख के देखिए, पेन ऐसे से ऐसे जा रहा है,
अब ये वर्टिकल जैसा हो गया, उससे पेन कैसा हो रहा है, पेन हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है। वर्टिकल से अगर हॉरिजॉन्टल जाएगा तो अगेन मैग्नीट्यूड कम होगा। तो अब जरा उन क्वेश्चन को देखिए, यहां पर आप मैग्नीट्यूड मुझे बता सकते हो, मैग्नीट्यूड अब ये यू से यू जा रहा है, देखिए वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है। इसमें भी मुझे मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करिए, इसमें भी मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करिए। ये मेथड समझ में नहीं आया, दोबारा वीडियो को रोक के दोबारा मेथड सुनिए, आराम से समझ में आएगा। जिनको आ गया वो लगा के देखिए। अब यहां पर देखिए ये पेन ऐसे है, अब पेन ऐसे से नीचे लेके आ रहे हैं, तो देखिए पेन थोड़ा हॉरिजॉन्टल सा है और फिर उससे क्या हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, स्टैंडिंग पोजीशन में आ रहा है, तो यहां मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। यहां तो देखिए मैग्नीट्यूड लगातार क्या है, कांस्टेंट, ये पेन कहीं मूव ही नहीं कर रहा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो यहां पर स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा जी, कांस्टेंट है। तो ये हमें सीखना था पेन मेथड से, ठीक। देखिए यह पेन मेथड मैंने लिख ही दिया इसको। अच्छा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में क्या है, यहां पर इस पर टेंजेंट ही 0 है, तो स्लोप इसका 0 और इसका स्लोप क्या है, इनफाइनाइट है। इसका स्लोप क्या है, इनफाइनाइट, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस से कितना एंगल है बेटा 90 और इसका एक्स एक्सिस से कितना एंगल है 0, ठीक। अब जैसे मैंने क्वेश्चन किया, कमेंट ऑन स्लोप, स्लोप का मतलब मुझे पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बताना है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। तो देखिए स्लोप की बात करें तो यहां पर स्लोप कैसे निकालेंगे, यहां पर स्लोप, यहां पर स्लोप। स्लोप निकालने का मतलब क्या बताया, टेंजेंट का एंगल, यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसा टेंजेंट बनेगा, इस टेंजेंट का यहां एंगल एक्यूट है, तो ए पर तो स्लोप निश्चित रूप से पॉजिटिव है। अच्छा बी पर देखिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बी पर तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 0 आ रही है। अगर हम सी पॉइंट में बात करें तो स्लोप खींचे, टेंजेंट खींचे, टेंजेंट समझ रहे हो ऐसे, इसका एक्स एक्सिस से कितना एंगल आ रहा है, 90 से बड़ा, तो सी पॉइंट पर स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। ए पर पॉजिटिव, बी पर 0 और सी पर नेगेटिव। ये तो हो गई स्लोप की बात। अब बात करें स्लोप के मैग्नीट्यूड की, तो देखिए ए से बी, देखिए ए से बी क्या हो रहा है, पेन की मूवमेंट वर्टिकल से लगभग कैसी हो रही है, हॉरिजॉन्टल, तो स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। कहां से कहां, ए से बी। और अगर हम स्लोप का मैग्नीट्यूड देखें बी से सी, तो बी से सी देखिए, बी पर ऐसे है, सी पर आते आते यूं हो गया, तो पेन हॉरिजॉन्टल से थोड़ा क्या हो रहा है, वर्टिकल, तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ए टू बी में डिक्रीज होगा और बी टू सी में इंक्रीज होगा। समझने के लिए आप एक क्वेश्चन और कर लो मेरे लिए। मान लीजिए मैं ग्राफ बना दूं ऐसा, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है ये पॉइंट ऐसे, और आपको केवल मुझे बताना है कि स्लोप के मैग्नीट्यूड का क्या ऑर्डर होगा। ऑप्शन में आपके सामने देख रहा हूं, इंक्रीजेस, दूसरा डिक्रीजेस, तीसरा फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, कोशिश करिएगा आप लोग, एंड फोर्थ फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ये क्वेश्चन है, इस स्लोप के मैग्नीट्यूड पर चर्चा करिए, सोचिए। हाँ जी, काफी लोग कर चुके होंगे। पेन की मूवमेंट देखनी है, पेन की मूवमेंट वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, तो पहले तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद यहां से ये पेन उठ रहा है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, तो डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, तो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके। तो जैसे क्वेश्चन मैंने लेके आया हूं, मान लीजिए कोई ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, और थोड़ा जूम कर देता हूं क्वेश्चन को, ये रहा।
एट ऑरिजिन वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगी, ऑरिजिन पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो ऑरिजिन पर अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे मतलब क्या करना है, यहां पर टेंजेंट खींचो, यहां टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा तो इसका स्लोप कितना दिख रहा है बेटा, 0 दिख रहा है। तो आंसर ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और चाहे तो कैसे कर सकते थे, मुझे को इक्वेशन दे रखी थी तो मैं चाहता तो मैथमेटिकली कैसे करता, y बराबर एक्स स्क्वायर है, पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेता, वो कितना आता 2x। अब वो किस पॉइंट पे पूछ रहा है, ऑरिजिन पर, तो मैं क्या करता, डी वाई बाई डी एक्स निकालता x बराबर 0 पर, इसमें पुट करता तो वो अपने आप ही कितना आ जाता, 0 आ जाता। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ द कर्व बिलो इज, ये इक्वेशन है y बराबर 6x क्यूब, और मेरे से पूछा गया 1,6 पर क्या निकालना है, मुझे स्लोप की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए स्लोप का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, तो फटाक से इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन, वो कितना आ जाएगा 18x स्क्वायर। अब मुझे पता है कि मुझे स्लोप निकालना है कितने पॉइंट पर, 1,6, मतलब यहां पर x की वैल्यू हो गई 1 रखूंगा तो ये आंसर कितना आ जाएगा 18, मतलब ऑप्शन 1 विल बी द आंसर। तो सिंपली 6x क्यूब किया, डिफरेंशिएशन किया, 18x स्क्वायर, x की वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर क्या आ गया 18। अब मान लीजिए ग्राफ ना हो, केवल इक्वेशन हो, जैसे ये रही, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ कर्व दिस एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, सीधा इस लाइन का क्या करना है, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दो, क्या मिल गया ये 2x प्लस 2। अब ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ गई डी वाई बाई डी एक्स की। अब वो पूछ रहा है x इक्वल टू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1, तो इसके अंदर 1 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 1, तो 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। और अगर डी वाई बाई डी एक्स से पूछ रहा है x इक्वल टू 0 पर, तो 0 पुट करूंगा तो ये कितना रहेगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 पे तो आ जाएगा 4 और x इक्वल टू 0 पे आ जाएगा 2। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े, ये हम कर ही चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन आती है इसकी, फाइंडिंग वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन फ्रॉम द पोजीशन। कि अगर मान लीजिए मेरे पास पोजीशन गिवन है, मुझे वेलोसिटी या एक्सीलरेशन चाहिए, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आगे एक चैप्टर आने वाला है काइनेमेटिक्स, उसके अंदर हम पढ़ते हैं इन सबको डिटेल में। लेकिन इसका जो ब्रीफली मैथमेटिक्स या कैलकुलस वाला जो पार्ट होता है, जो कैलकुलस के क्वेश्चंस होते हैं, वो बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पे है, बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस पर है। देखिए मान लीजिए 3 टर्म है हमारे पास, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो ये बात हमें पता होना चाहिए कि पोजीशन से अगर वेलोसिटी चाहिए होती है तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, डिफरेंशिएशन करना होता है, जिसे हम बोलेंगे dx बाय dt। और वेलोसिटी से अगर हमें एक्सीलरेशन चाहिए होता है तो अगेन हमें डिफरेंशिएशन ही करना होता है, जिसे हम बोलेंगे dv बाय dt। अब कोई पूछे कि सर सीधा अगर x से ही a निकालना हो तो x से a निकालना है तो हमें x का 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं d2x बाई dt स्क्वायर। यहां पर ये 2 तो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स, कि कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, और जो नीचे का 2 है वो बता रहा है कि दोनों बार टाइम के ही रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ये हमें याद रखना है एज इट इज, जब आगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये एक्सीलरेशन से जब उल्टा आते हैं तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी से जब उल्टा आते हैं तो हमें चेंज इन पोजीशन मिलता है। तो इसे ऐसे याद रखिए आप एक लेटर की तरह, मैं क्लास में बताता हूं कि ये x, ये v और ये a। मान लीजिए a के ऊपर भी क्या है, खाई, और x के नीचे भी क्या है, खाई। तो अगर ऊपर बढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे आएंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे। तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा, मैं अगर आपसे बोलूं v का डिफरेंशिएशन क्या देगा तो आप बोलोगे आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या चाहिए, एक्सीलरेशन। a का डिफरेंशिएशन क्या देगा, तो आपको पता है कि a के ऊपर तो खाई है, मतलब उसके डिफरेंशिएशन से हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से v से नीचे आएंगे तो अगर मुझे कभी v दे रखा हो और x की चर्चा करनी होगी तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो ऐसे हम इसे सिंबल की तरह भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन में वो एक टर्म पूछता है इनिशियल वेलोसिटी। देखिए फॉर इनिशियल कंडीशंस, जब भी इनिशियल वेलोसिटी पूछे, इनिशियल एक्सीलरेशन पूछे,
तो इनिशियल कंडीशंस के लिए हमेशा क्या करना है, पुट t इक्वल टू 0, जो टाइम है उसकी वैल्यू क्या पुट कर दो बेटा, 0 पुट कर दीजिए। जैसे कि लिए मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज पोजीशन, ये पोजीशन दे रखी है पार्टिकल की और मुझसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx बाय dt। अब ध्यान रहे dx बाय dt अपने आप ही क्या हो गई, वेलोसिटी। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो वो क्या हो जाएगी, 4 का तो हो गया 0, 3 प्लस 10t, टाइम की वैल्यू है 1, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3 प्लस 10 दैट इज 13 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए हमने ये डिफरेंशिएशन पढ़ा था ताकि ऐसे क्वेश्चन जो फिजिक्स में होते हैं उन्हें हम सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट देखिए, डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज लाइक दिस, और इसका एक्सीलरेशन निकालना है। देखिए पोजीशन गिवन है और एक्सीलरेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे जरा बताइए। 2 बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। पहले v निकालते हैं, v क्या आएगा, a नॉट का कितना हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा a1। देखिए a0 a1 a2 ये सब क्या हुए, कांस्टेंट हुए, जिनके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसके अलावा हमें सब कुछ कांस्टेंट मानना है। तो a1 हो गया प्लस ये क्या हो जाएगा 2a2t, ये मेरे पास आ गई वेलोसिटी, मगर वो हमसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन, तो एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी 0 और साथ में क्या आ जाएगा 2a2, मतलब जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू ही क्या आ चुकी है 2a2, मतलब ऑप्शन 3 इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज दिस इज पोजीशन, हमारे पास पोजीशन गिवन है। देन इनिशियल वेलोसिटी, बताइए इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालें। तो सबसे पहले x से क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा 5 प्लस 14t। अब इसमें इनिशियल शब्द है, इनिशियल का मतलब मैंने आपको बताया t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 इसमें पुट करोगे तो खाली क्या बचेगा 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। दूसरा है वेलोसिटी है t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो इसके अंदर क्या करेंगे, अब टाइम की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो गया 28 और 5 33, क्या आ जाएगा 33 हो जाएगा। नाउ पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, इसका एक और बार डिफरेंशिएट करें तो ए मेरे पास सीधा ही क्या आ गया 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब आंसर कौन सा हो गया 4th हो गया। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं ताकि आप समझ पाए कैसे हमें इनका यूज करना है। बाकी इनके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हमें किस चैप्टर में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़े। एप्लीकेशन 3rd नंबर की फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। पहली एप्लीकेशन क्या थी कि किसी भी कर्व में किसी पॉइंट पर स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं या वेलोसिटी से एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है फाइंडिंग मैक्सिमा या मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, कि किसी एक वैल्यू को या कोई एक y की इक्वेशन दे रखी हो तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए पहले एक अप्रोच देखते हैं कि अगर y बराबर fx है उसका डिफरेंशिएशन क्या देता है dy बाय dx। उसका मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या ग्राफ की भाषा में बोलें तो स्लोप ऑफ yx ग्राफ। इज इट करेक्ट। अब अगर हम इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करें तो व्हाट वी राइट d बाय dx ऑफ dy बाय dx, तो दैट विल बिकम d2y बाय dx स्क्वायर। d2y बाय dx स्क्वायर का पढ़ने का मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y डैश विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब y डैश क्या माना है हमने, स्लोप, कि स्लोप के चेंज होने की क्या रेट है। बेसिकली अगर मैं इसे बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये क्या है, स्लोप के चेंज होने की रेट, स्लोप के चेंज होने की रेट, ठीक है ना। चलिए तो डबल डिफरेंशिएशन का मीनिंग यही होता है कि स्लोप के चेंज की रेट, कि स्लोप का जो रेट है वो चेंज वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए अब अगर हम देखें कोई ग्राफ हमारे पास होता है तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू यहां पर है, ठीक है ना, और सबसे छोटी वैल्यू यहां पर है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर कोई और पॉइंट लेते, जैसे ये एक पॉइंट है, इन पर अगर स्लोप खींचे तो स्लोप क्या 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा।
मतलब अगर कोई एक ए पॉइंट है उस पर स्लोप 0 नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप देखिए इस बी पॉइंट को और सी पॉइंट को, ग्राफ को देख के ये लग रहा है कि बी सबसे बड़ा पॉइंट है, बी से ज्यादा वाई की वैल्यू नहीं है, ये थोड़ा छोटा है इससे, ठीक है ना। ऐसे मान के चलिए ये ग्राफ यहां से थोड़ा सा छोटा है, यही नहीं ग्राफ यहां पर, ऐसा मान के चलिए ये ग्राफ छोटा है, ठीक है ना, इतना सा ग्राफ है, और छोटा कर लो तो बेसिकली ये बी सबसे बड़ा पॉइंट है। अब अगर बी सबसे बड़ा पॉइंट है तो आप समझिए कि इस बगल बड़े वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है, स्लोप 0 आ रहा है, उसी प्रकार सबसे छोटे पॉइंट पर भी स्लोप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहां से क्या समझ में आ रही है बात, यहां से समझ में आ रही है कि जो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होता है उन सब पर स्लोप तो 0 ही मिलेगा। यही नहीं, किसी ग्राफ में देखिए, मान लीजिए बोलो कि ये कोई ग्राफ है, इस पे ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, आपको इस ग्राफ को देख के लग रहा है कि सबसे मिनिमम वाला पॉइंट बी है, बी से मिनिमम वैल्यू नहीं है, तो अगर बी पर आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखोगे तो यहां निश्चित रूप से स्लोप क्या आएगा, 0। तो यहां से एक बात समझ में आई कि अगर ग्राफ हमारे पास है तब तो हम ग्राफ देख के ही बता सकते हैं कौन मैक्सिमम होगा और कौन मिनिमम होगा, लेकिन अगर हमारे पास कभी ग्राफ नहीं है तो हम ये इंटरप्रिटेशन कर पाए हैं कि जिन पॉइंट पर भी मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा उन पॉइंटों पर डिफरेंशिएशन तो 0 बनेगा, उन सारे पॉइंटों पर dy बाई dx की वैल्यू एक बार तो बेटा क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब 0 इन पर भी है और इन पर भी है। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आया कि डी मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंटों के लिए पुट dy बाई dx बराबर 0। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस कि अगर आपने इक्वेशन में dy बाई dx 0 पुट किया तो आप ये पता नहीं लगा पाएंगे ना कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है और कौन सा पॉइंट मिनिमम है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहां पर आप 0 बनाते तो आपके पास b भी आ जाता, c भी आ जाता, तो हाउ वी विल डिसाइड कि कौन मैक्सिमम और कौन मिनिमम, उसके लिए हमें और फर्दर इसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। वही देखिए यहां पर, जैसे ये एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज p, ग्राफ को देख के लग रहा है कि ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमा है। देखते हैं यहां पर पहली कंडीशन क्या हो गई, dy बाई dx 0, तो ये क्या है एक्चुअली p पॉइंट की अगर बात करें तो ये क्या है, मैक्सिमा। देखिए मैक्सिमा और मैक्सिमम दो शब्द मैं बोल रहा हूं, मैक्सिमा का मतलब तो है x की वैल्यू और मैक्सिमम का मतलब है कि उस x की वैल्यू को अगर रख दूंगा तो जो y मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। जैसे मैं बोलूं y बराबर साइन x, तो x की किस वैल्यू पर y सबसे ज्यादा होता है, y की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो है 1 और कितने एंगल पे मिलेगी, 90 डिग्री पे, तो x बराबर पाई बाई 2 इज अ मैक्सिमा एंड y बराबर 1 इज मिनिमम। ठीक, x की वैल्यू मां है और y की वैल्यू मम है। अब dy बाई dx बराबर 0 हो गया, यहां पर पहली कंडीशन तो ये पता लग गई मैक्सिमा पे। अब और अगर खेल देखें तो अगर हम डबल डिफरेंशिएशन देखें, स्लोप का पैटर्न देखें, तो इसे जस्ट एक पॉइंट पहले देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट है a और इसके जस्ट एक पॉइंट है b, इससे जस्ट एक पॉइंट पहले क्या हो रहा है, इसके जस्ट एक पॉइंट पहले जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव है, और इसके जस्ट एक पॉइंट बाद स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो अगर आप देखिए तो जो स्लोप के चेंज का रेट है, स्लोप पहले पॉजिटिव है, फिर 0 है, फिर नेगेटिव है, इसका मतलब स्लोप लगातार क्या कर रहा है, कम हो रहा है। देखिए ना स्लोप का पैटर्न देखिए, तो वैल्यू पुट करके रख लीजिए, मान लीजिए ये 3 है, ये 0 है, -4 है, तो वैल्यू लगातार क्या हो रही है, घट रही है। घट रही है मतलब क्या बोल सकता हूं कि स्लोप का चेंज कैसा है, नेगेटिव है, और स्लोप के चेंज को ही क्या बोलेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx, और ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो यहीं से कंक्लूजन आता है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती तो आप इसे एज इट इज पॉइंट वाइज याद रखिए कि मैक्सिमा के लिए 2 कंडीशन चाहिए, dy बाई dx तो 0 चाहिए और d2 बाई dx स्क्वायर मतलब डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 चाहिए। उल्टा याद रखना, मैक्सिमा है तो डबल वाला लेस देन 0 चाहिए। क्यों आता है लेस देन 0 वो आपको समझ में आना चाहिए कि डबल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है कि स्लोप का चेंज देखो,
तो स्लोप यहां पॉजिटिव है, यहां जीरो है, यहां नेगेटिव है, तो स्लोप क्या हुआ है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है, स्लोप हो रहा है कम। इसका मतलब d2y/dx2 जो है वो बेसिकली क्या है, लेस देन 0। अगर आप ये चीज समझ पाए तो आप अपने आप बता पाएंगे इसके अंदर। ये मान लीजिए कोई Q पॉइंट है और ये हो गया Q हमारे लिए मिनिमा पॉइंट हो गया। तो इस मिनिमा पॉइंट की अगर बात करें तो पहली कंडीशन तो इसमें दिख ही रही है आपको कि dy/dx क्या हो जाएगा, 0। और देखिए इसमें स्लोप के पैटर्न को देखें तो स्लोप का पैटर्न के लिए वही अपन ने एक पॉइंट ए मान लिया, एक पॉइंट बी मान लिया। अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो इस पॉइंट पर क्या है, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव, यहां 0 और यहां पॉजिटिव। तो यहां पर अगर आप देखें तो स्लोप का चेंज क्या है, पहले नेगेटिव वैल्यू है, फिर 0 है, फिर पॉजिटिव है। मतलब स्लोप का चेंज कैसा है, स्लोप का चेंज है पॉजिटिव, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है। जैसे y की वैल्यू जब बढ़ती थी तो हम क्या बोलते थे, dy/dx इज ग्रेटर देन 0। ऐसे अगर स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x पॉजिटिव है। तो यहां से दूसरी एप्लीकेशन या दूसरी स्टेप अपने आप आ गई कि d2y/dx² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर थोड़ी मैथ हो गई सर, थोड़ा समझ में नहीं आया। देखिए सवाल में तो मैं आपको एकदम सबको समझा दूंगा, ये थोड़ी थ्योरी है, कोशिश मैंने की है कि मैं सारा आपको लॉजिक दे पाऊं। अगर आपको ना समझ में आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्टीमेटली हमें क्वेश्चंस करने हैं, हम बहुत ज्यादा मैथ्स के स्टूडेंट है भी नहीं। बस थोड़ा लॉजिक के याद रखिए कि अगर हम dy/dx 0 पुट करते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मिल सकते हैं। उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम डबल करते हैं। अब डबल वाला अगर लेस देन 0 आ जाए तो वो मैक्सिमा होता है, और डबल वाला अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो मिनिमम होता है। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने लिखा हुआ है पूरी की पूरी स्टेप, हाउ टू चेक मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन, जो बोला वही लिखा हुआ है पूरा। कैलकुलेट dy/dx एंड पुट इट इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ x जो कि पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा के होंगे फ्रॉम अबव इक्वेशन। अब क्या करना है, चेक d2y/dx2 कि वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा। उसके लिए क्या करना है, अगर d2y/dx² ग्रेटर देन 0 आता है तो ये मिनिमा, और लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फॉर गिवन इक्वेशन। देखिए वैल्यूज पूछी है तो पहले मुझे वो निकालना पड़ेगा कि x की किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम होगा और किस पर मिनिमम होगा। पहली स्टेप, dy/dx को 0 बनाओ, तो dy/dx निकालो इसका भैया, 2x - 2 दैट इज बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आई, 1। अब देखिए यहां पर एक ही वैल्यू आई है 1, मतलब या तो यहां पर मिनिमम है या यहां पर मैक्सिमम है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा। ये वो पॉइंट है जिस पर डिफरेंशिएशन 0 आया है, तो ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाला पॉइंट भी हो सकता है और ये ऊपर वाला पॉइंट भी हो सकता है। मैं कैसे डिसाइड करूं ये मैक्सिमा या मिनिमा, उसके लिए डबल करूंगा। अगर मैं इसका एक और बार करूं तो ये कैसे निकल के आया, 2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब डबल वाला 0 से बड़ा, डबल वाला 0 से बड़ा। ध्यान रखना इस 2 से मुझे कोई लेन देना नहीं है, ये 2 इज नथिंग, 2 इज इंडिकेटर, ये केवल इंडिकेट करता है वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। इस 2 से मुझे कोई मतलब नहीं है, वैल्यू तो मेरे लिए x की काम आएंगी। तो x = 1 क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। क्यों, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमा मिलता है। तो x = 1 इसके अंदर रख दूंगा तो y की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम। कैसे, 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 5, तो 1 - 2 + 5, तो ये कितने आ गई, 6 में से हो गया 4। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी, 4 आ गई। ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है इसका मतलब। अगला क्वेश्चन देखिए, आप ट्राई कीजिए फटाफट। फाइंड लोकल मैक्सिमम। लोकल क्यों बोल रहे हैं इसको, लोकल का मतलब ये है कि ग्राफ कहां तक बनाया आपने। सोचिए अगर आपने ग्राफ यहां तक बनाया तो आपका यही मैक्सिमम होगा, पर अगर इस ग्राफ को आप और आगे तक बनाते जाओगे तो मैक्सिमम आपका चेंज होता जाएगा। तो जहां तक कि हम स्टडी करते हैं उसके लिए हमने क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, लोकल। मतलब मैथ्स के अंदर होता है, आप तो समझिए। हमारे लिए लोकल शब्द का कोई मतलब नहीं है, स्टेप हमें एज इट इज लगानी है। कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को करने की, वही स्टेप्स लगाइए,
नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा जाके देखिए, दोबारा रिवाइंड करके देखिए, लेकिन वो स्टेप्स को समझिए, करिए। देखिए स्टेप 1 क्या है, dy बाई डी एक्स, वो कितना आ जाएगा माइनस का 2x प्लस 4, इसे क्या बनाना होता है 0, यहां से x की वैल्यू क्या आई 2 आएगी ना, क्योंकि -4 -2 क्या आ जाएगी x वैल्यू 2। अब ये 2 जो है ये मैक्सिमा या मिनिमा, उसके लिए डबल करना है, डबल किया d2 बाय dx स्क्वायर, वो क्या निकल के आया -2, -2 का मतलब विच इज लेस देन 0, तो जब लेस देन 0 आता है तो ये अपने आप क्या मिल गया मैक्सिमा, और इसको अगर इसमें पुट कर दूंगा तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए माइनस टाइम्स क्या रखूं इसको, अब 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 8 दैट इज 4, -4 प्लस 8 दैट इज 4, तो 4 क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसका, इसमें आपको और थोड़ा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये अपनी ELP के अंदर भी है, जो अनअकैडमी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम प्रैक्टिस के लिए ELPs देते हैं, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन है। इसे एक बार पढ़िए, सॉल्व करिए, फिर साथ में करते हैं। इक्वेशन है y बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x, क्यूबिकल इक्वेशन है, तो हमें चेक करना है इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कुल मिला के हमें इसमें मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो वही स्टेप्स लगाएंगे जो अभी तक करिए। पहली स्टेप dy बाई डी एक्स निकालिए इसका, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, यही आएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर क्या करना है 0, 3 को ले लो कॉमन उड़ा दो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें पहले रूट्स बनाने पड़ेंगे, ये क्वाड्रेटिक बन गई है, मिड टर्म स्प्लिट कर दीजिए भैया, 3 चाहिए तो 3 और 1 हो जाएगा, एक हो गया x माइनस 3 और एक हो गया x माइनस 1 बराबर 0, x की वैल्यू 2 आ गई 1 और 3, यहां हमारे पास अब x की 2 वैल्यू आ गई 1 और 3। अब इनमें से कोई वैल्यू मैक्सिमा है और कोई वैल्यू मिनिमा है, पर हमें यह पता नहीं है कि कौन सा मैक्सिमा और कौन सा मिनिमा। अपना दिमाग मत लगाना कि सर जो छोटा है वो मिनिमा है, जो बड़ा है वो मैक्सिमा है, नहीं, ये गलत है। अगर ऐसा ही पता लग जाता तो हम डबल क्यों कर रहे हैं भाई। तो ध्यान रखिए, वैल्यूज को देख के नहीं बता सकते, हमें डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डबल करें तो इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका एक और बार डिफरेंशिएट करें d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, बताइए क्या आएगा 6x माइनस 12, ये आएगा इसके ऊपर वाले का एक और बार 6x माइनस 12। अब इसके अंदर मुझे x की वैल्यूज को पुट करना है। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने x की वैल्यूज पुट नहीं की, क्योंकि यहां x की वैल्यू पुट करने के लिए कुछ था ही नहीं x, लेकिन इसमें तो डबल डिफरेंशिएशन में x आ रहा है, तो इस x की जगह दोनों वैल्यू पुट करनी है। मान ले पहले पुट किया 1 पुट किया तो वैल्यू कैसी आ रही है नेगेटिव, और अगर मैं पुट करूं x इक्वल टू 3 तो ये वाली वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। तो आप समझ गए, डबल डिफरेंशिएशन x इक्वल टू 1 पर क्या मिला नेगेटिव। जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है तो वो मैक्सिमा होता है, मतलब x इक्वल टू 1 तो बेसिकली क्या आया मैक्सिमा। और देखिए जब x इक्वल टू 3 पुट किया तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया, तो डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आता है तो क्या मिलता है मिनिमा, तो x इक्वल टू 3 मेरे पास हो गया मिनिमा। तो देखिए लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 3 ये भी सही है, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1 ये भी एकदम सही है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी शीट्स के अंदर भी होंगे जहां जहां भी आप पढ़ रहे होंगे, और साथ में रेस या फिर जो ELPs मिलती है उनके अंदर भी होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, इससे ज्यादा आपकी फिजिक्स में काम नहीं आएगा मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है,
एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इफ x प्लस वाई बराबर 60। देखिए x प्लस वाई का सम अगर 60 है तो प्रोडक्ट है x y, उसको मैक्सिमम निकालना है। ये मैथ्स की प्रॉपर्टी भी होती है। ये कैसे फिजिक्स में काम आती है, 4 चैप्टर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी काम आती है। क्या है सुनिएगा पहले प्रॉपर्टी, कि अगर दो नंबर्स का सम कांस्टेंट होता है तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम केवल तब होता है जब दोनों नंबर्स इक्वल हो, या यूं कहें आधे आधे हो। मतलब सर, अरे जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई की वैल्यू आपने मान ली 6। अब आप डिफरेंट इंटीजर्स लो x y के और आप x इंटू वाई की वैल्यू निकालो। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने लिया 1, इस प्रकार से लेना है कि सम 6 रहे, तो ये 1 ले लिया तो ये 5 ले लिया, तो इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा 5। मान लीजिए 2 ले लिया, ये 4 ले लिया, तो इंटू करने पे क्या मिला 8। ये 3 तो कितना मिला 9। वापस से करोगे तो ये 4 और ये 2, वापस कितना मिलेगा 8। तो जो प्रोडक्ट है ये सबसे ज्यादा कितना है 9। कब है, जब दोनों वैल्यूज आधी आधी हैं, x और y का आधा आधा हो गया और बराबर है। तो ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है कि जब दो नंबर का सम कांस्टेंट होता है तो उनका प्रोडक्ट केवल मैक्सिमम तभी होता है जब दोनों नंबर्स आधे आधे हो जाएं, या यूं कहें बराबर हो जाएं। ठीक, आप इसका कैसे यूज करेंगे यहां पर, देखिए अब यहां पे कैसे करेंगे इसका यूज। चाहे तो इसे हम प्रूव कर सकते हैं किससे, अपने एप्लीकेशन से, कि लेट z बराबर क्या मान लिया अपन ने एक्स वाई। अब मेरे पास दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 60। यहां दोनों वेरिएबल हैं तो मैंने y को उड़ा लिया, y क्या बना दिया 60 माइनस एक्स, तो यहां रख देता हूं z बराबर क्या हो गया x इंटू 60 माइनस एक्स, तो z बराबर क्या बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स। तो बेसिकली मेरे पास क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एक फंक्शन है z जो मान रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0 बनाएंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस का 2x प्लस 60 दैट इज बराबर 0। यही तो आएगा, माइनस का 2x प्लस 60 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां से 30 आ जाएगी। अभी जो 30 आई है x की वैल्यू, ये मैक्सिमा है या मिनिमा ये पता नहीं है। इसका एक और बार कर लिया, जब इसका एक और बार किया d2z बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये कितना मिला -2, मतलब नेगेटिव मिला, मतलब ये जो x इक्वल टू 30 है ये मैक्सिमा है। अब अगर x इक्वल टू 30 है तो y इक्वल टू भी कितना आ रहा है 30। तो देखिए आ गया ना प्रूफ, आधे आधे हो गए 30। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना हो जाएगा x y का, वो आ जाएगा 30 इंटू 30 दैट इज 900। ठीक है, और इसे एज ए क्वेश्चन नहीं एज ए कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं लिखूं क्या, इसे आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं कि इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज कांस्टेंट देन their product is maximum only when numbers are equal। नंबर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एक एग्जांपल लिख लो कि इफ x प्लस वाई बराबर c, देन एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी होगी तो वो होगी c बाय 2 इंटू सी बाय 2 दैट इज सी स्क्वायर बाय 4। ये ऐसे कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो वहां आपने सुना होगा एक क्वेश्चन फेमस कि एक बड़ा सा चार्ज है, उसको तोड़ के दो छोटे चार्जों में तोड़ दिया Q1 और Q2, तो उनका रेशो कितना रखा जाए कि उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। तो वहां Q1 प्लस Q2 बराबर बड़ा Q है, तो उन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए 1:1 होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। सेम क्वेश्चन बना दो ग्रेविटेशन के अंदर, क्या कि ग्रेविटेशन के अंदर अगर एक बड़े मास को दो छोटे टुकड़ों में तोड़ दें M1 M2 में, उन्हें r डिस्टेंस पे रख दें
उनके बीच लगने वाला फोर्स सबसे बड़ा कब होगा। तो देखो सेम कहानी है, फोर्स मैक्सिमम क्या लिखते हैं आप वहां पर, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब जी फिक्स है, आर स्क्वायर फिक्स है, तो आप मैक्सिमम करते किसको, m1 m2 को ही करते। और मैंने बताया कि m1 m2 मैक्सिमम कब होंगे, जब दोनों m/2 होंगे, तो दोनों का रेशियो वापस से कितना आएगा, 1:1। तो ऐसे ये एप्लीकेशन तीसरी बार है कहां आती है, बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं ई फ्लक्स के अंदर कि कहां छेद करें कि निकलने वाला पानी सबसे दूर जाए। तो वहां भी हम यही फंडा लगाते हैं, कहां करें कि जहां पर रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, और रेंज के अंदर बनता है h इंटू एच माइनस एक्स, दोनों का सम कांस्टेंट है तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो ओवरऑल आप ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन हम इतना ही रखेंगे, इससे ज्यादा आपकी एप्लीकेशंस काम में नहीं आएंगी। इन्हें समझिए, प्रैक्टिस कीजिए अपने अपने कोचिंग मटेरियल्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशंस। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।